आशुतोष जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के एक व्याख्यान में मुझे शामिल होने का मौका दिया है। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विषय प्रेमचंद के कथा साहित्य में उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों में जो जाति के सवाल हैं उससे जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय पर पॉइंट वाइज कुछ बातें रखने का विनम्र प्रयास करूं। पहली बात यह कि जब हम जाति के सवाल पर बात करते हैं तो प्रायः हम लोग एक गलती करते हैं कि इन सब बातों को हम लोग अपनी जाति के संदर्भ में या अपने जाति समूह के संदर्भ में सोचने समझने लगते हैं, और जो दूसरे समूह हैं, जाति समूह, उनके प्रति कुछ नकारात्मक भाव रखते हैं और तब बात करते हैं। जो लोग सुनते हैं कि आप जाति के सवाल पर बात कर रहे हैं, वे यह इस बात को मान लेते हैं पहले से कि आपके कुछ दुराग्रह होंगे। दुराग्रहों से मुक्त होकर के ही इस विषय पर बात की जा सकती है। दूसरे विषयों पर भी जब हम बात करते हैं तो जितने ही दुराग्रह होंगे बात उतनी ही कमजोर होगी, अविश्वसनीय होगी और प्रतिपक्ष के लिए मानने वाली नहीं होगी। इसलिए पहली बात कि जब मैं जाति के सवाल पर कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूं तो आप इसे अपनी जाति से जोड़ करके समझने का प्रयास मत कीजिए। देखिए, जाति व्यक्ति की सच्चाई जितनी है उससे ज्यादा बड़ी सच्चाई वह समाज की है। तो समाज की सच्चाई के रूप में जाति के प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए। और मान लीजिए हमारा जाति समूह या हमारी जाति किसी कारण बदनाम है सामाजिक रूप से, तो हमें इसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए कि क्यों लोग हमारी जाति के बारे में, हमारे जाति समूह के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, ऐसी बातें क्यों चली आती हैं। इसमें कहीं से क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, कहीं से उद्वेग पालने की जरूरत नहीं है। तो कहने वाले को भी धैर्य रखना चाहिए और सुनने वाले को भी धैर्य रखना चाहिए। तो मैं आप सबसे पहले ही विनम्र निवेदन कर दूं कि आप धैर्यपूर्वक इन बातों को सुनने का प्रयास करेंगे और मैं भी पूरे धैर्य के साथ अपनी बात करने का प्रयास करूंगा। किसी के प्रति मेरे मन में कोई दुराग्रह नहीं है, यह सब कहते हैं। पहली बात यह कि प्रेमचंद की कहानियों में दलित जातियां और पिछड़ी जातियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आज तक प्रेमचंद पर जो आलोचना लिखी गई है उस आलोचना में इस बात को साफ साफ तरीके से रेखांकित करने का प्रयास नहीं किया गया है कि उनके कथा साहित्य में जाति का विन्यास क्या है। और जब मैं जाति के विन्यास की बात कह रहा हूं तो सभी जातियों के बारे में, जैसे दलित विमर्श ने दलित जातियों के बारे में प्रेमचंद के संदर्भ में बात की, असहमति जताई। प्रेमचंद के ही जमाने में कुछ लोगों ने प्रेमचंद पर मुकदमे किए थे, तो वे लोग वैसे लोग थे जिन्हें लग रहा था कि उनकी जाति को प्रेमचंद बदनाम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ सवर्ण ऊंची जातियों के, ब्राह्मण जातियों के लोग थे।
लेकिन जब हम लोग एक एकेडमिक्स के तौर पर जाति के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, तो हमें पूरे विन्यास को देखना चाहिए कि प्रेमचंद विभिन्न जातियों के बारे में क्या राय रखते हैं और किस तरह से अपनी कहानियों में, अपने कथा साहित्य में उन्हें चित्रित करते हैं। जो कमी दिखाई पड़ती है अब तक की आलोचना में, वह प्रथम दृष्टया ही समझ में आपको आ जाएगी कि पिछड़ी जातियों की मौजूदगी के बारे में हिंदी आलोचना में विचार नहीं के बराबर हुए हैं प्रेमचंद के कथा साहित्य के संदर्भ में। लेकिन हम लोग उनकी कहानियों को पढ़ें, उपन्यासों को पढ़ें, तो पिछड़ी जातियों के पात्र बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उसका कारण है कि सबसे बड़ी आबादी इन्हीं जातियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में मौजूद है। और जिस उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को ध्यान में रखकर प्रेमचंद लिख रहे थे, वहां भी इस जाति समूह की आबादी सबसे बड़ी है। हिंदी आलोचना को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पिछड़ी जातियां अगर प्रेमचंद के कथा साहित्य में हैं, तो आलोचना में भी उन पर विचार होना चाहिए, जैसे दलित जातियों पर विचार हुआ है, जैसे ऊंची जातियों के बारे में कुछ टीका टिप्पणी मिलती है, तो इस पर भी विचार होना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप सब लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और प्रबुद्ध हैं, हिंदी आलोचना से जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने यह देखा होगा कि किसान के साहित्य को के रचयिता के रूप में प्रेमचंद का नाम बहुत लिया गया है कि उन्होंने किसान से जुड़े हुए साहित्य की रचना की। किसान को उन्होंने हिंदी में केंद्रीय विषय बनाया। लेकिन आपने यह बिल्कुल नहीं कहीं पढ़ा होगा कि ये किसान कौन लोग हैं, प्रेमचंद ने किन लोगों को किसान माना है। उनके विभिन्न किसान पात्रों की सूची अगर आप बनाएंगे तो पाएंगे कि उनमें से सभी के सभी पिछड़ी जातियों के पात्र हैं। किसी भी रचना से आप चेक कर लें तो आपको पिछड़ी जाति के लोग ही किसान पात्र के रूप में दिखाई पड़ेंगे। जिन रचनाओं में किसान समस्या है, मैं उन रचनाओं की बात कर रहा हूं। जैसे गोदान में होरी, और होरी पिछड़ी जाति का है। इसी तरह से उनकी कहानियों में हम देख सकते हैं, जहां भी किसान समस्या आई है उन सबके पात्र पिछड़ी जातियों के ही पात्र। लेकिन हिंदी आलोचना इस पर चुप है। प्रेमचंद समझ रहे थे इस बात को अच्छी तरह से कि वे किसान के रूप में एक ब्राह्मण को नहीं रख सकते, एक राजपूत को नहीं रख सकते, एक भूमिहार को नहीं रख सकते। अगर वे मार्जिनलाइज्ड फार्मर जिसे कहते हैं, सीमांत किसान, जिसकी पीड़ा को प्रेमचंद व्यक्त करना चाहते थे, उस रूप में वे अगर किसी को रख सकते हैं तो पिछड़ी जातियों के किसानों को ही रख सकते हैं, क्योंकि पीड़ित वही थे। हिंदी आलोचना इस पर ध्यान नहीं देती है, छोड़ देती है, किसान के रूप में उन समस्याओं को देखती है, लेकिन उस किसान के पीछे जो जाति के सवाल काम कर रहे हैं उन पर बात नहीं करती है। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम जाति के हिसाब से चीजों की व्याख्या करते हैं तो ढेर सारी गलती होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन खतरों से बचकर चलना आलोचना का काम नहीं होता है। आलोचना को खतरों से खेलना चाहिए और उन सारे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिस पर रचनाकार ने ध्यान दिया है।
प्रेमचंद की रचनाओं में हम इस बात को बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं कि वहां पर जातियों के 3 समूह अलग अलग रूप में मौजूद हैं, जैसे अगड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित जातियां, जिस रूप में आज हम अपने समाज में इन जातियों को देखते समझते हैं, इनके बारे में अपनी राय बनाते हैं। हालांकि यह जो समूह है, यह सामाजिक भी है और साथ साथ राजनीतिक भी है। इन समूहों के बीच में भी आपस में बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारे अंतर्द्वंद्व हैं। वहां भी परस्पर छोटा और बड़ा मानने की प्रवृत्ति है, लेकिन मोटे तौर पर ये 3 वर्ग हैं और प्रेमचंद के रचनाओं में भी ये तीनों वर्ग आपको दिखाई पड़ेंगे। ये जो अगड़ी जातियों के लोग हैं, आप देखिएगा कि उनमें एक प्रवृत्ति प्रेमचंद रेखांकित करते हैं कि वर्चस्व बनाए रखने की प्रवृत्ति है उनके भीतर। जैसे एक कहानी है विध्वंस। विध्वंस में पंडित उदयभान है। उसमें एक संतानहीन विधवा वृद्ध महिला है, भुनकी, और वह गोंडिन है, गोंड जाति की है, दलित जाति है। वह भाड़ में भूजा भूजती है, दाना भूजती है, तो उसकी भाड़ को वो तोड़ देते हैं, बटोरी हुई जो उसकी पत्तियां हैं उसमें आग लगवा देते हैं। तो क्या लक्ष्य है? लक्ष्य यही है उदयभान जी का, पंडित उदयभान जी का, कि जो कमजोर जातियों के लोग हैं उन्हें धन से ही नहीं, मन से भी पराजित करके रखो, तभी ये तुमसे डरेंगे। माने वर्चस्व हमारा कायम रहे, चाहे हमें कुछ उसे बर्बाद करके कुछ मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन ये लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा वर्चस्व टूटेगा। इसी तरह से देखिए, आप सबकी पढ़ी हुई कहानी है ठाकुर का कुआं। अब जो कहानी का ढांचा है वो तो है, एक बात पर गौर कीजिए कि जब पानी खींच रही है गंगी, तो उनके मन की दशा क्या है? उसके मन की दशा यही है कि वह बहुत डरी हुई है। किस बात से डरी हुई है? कि अगर देख ली गई तो उसे के साथ मारपीट होगी, दुर्व्यवहार होगा। प्रेमचंद ने उसके जो भय को व्यक्त किया है, उस भय में वास्तव में वही वर्चस्व काम कर रहा है कि उनका वर्चस्व टूटना नहीं चाहिए। वो अगर उन्होंने सिस्टम बनाया है कि तुम गंदा पानी पियो, तो तुम्हें गंदा पानी पीना चाहिए, भले तुम मर जाओ। यह कहानी करबला जैसी घटना की याद दिलाती है, जहां पानी के अभाव में शहादत हो गई थी, कई लोगों की शहादत हुई थी। इसी तरह से देखिए सदगति कहानी है। वहां पर दुखी नाम का एक व्यक्ति है जो चमार जाति का है, और पंडित घासीराम है। दरवाजे पर लकड़ी चीरते चीरते वो मर जाता है। आप वहां भी देखेंगे कि पंडित घासीराम का उद्देश्य लकड़ी चिरवाना तो है ही, साथ साथ उसे परेशान किए रहना भी है। उसे चैन से, सुकून से हम नहीं रहने देंगे, यह प्रवृत्ति उनके भीतर है। तो एक बात प्रेमचंद की रचनाओं में दिखाई पड़ती है कि वे अगड़ी जातियों की वर्चस्व कामी प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं। और अगर आप जाति के सवाल के हिसाब से नहीं सोचेंगे, विचारेंगे, तो आप इस बात को ठीक से नहीं समझ सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या कोई केवल अत्याचार करने के लिए, अत्याचार करने में मुझे मजा आ रहा है? नहीं, इसके पीछे का सामाजिक विन्यास है। समाज को
परंपरागत तरीके से बनाए रखने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उन लोगों में, उसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां भी लिखी हैं जो केवल अगड़ी जातियों के पात्रों के द्वारा लिखी गई हैं, बनाई गई। मतलब उसमें केवल अगड़ी जातियों के पात्र। वहां पर आप मानवीय संवेदना की बहुत सारी बातें देखेंगे। वहां कोई अन्याय जैसी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी, अत्याचार जैसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। मानवीय संवेदना की कहानी वे सवर्ण परिवार के भीतर भी दिखाते हैं। जैसे बड़े घर की बेटी कहानी, उसमें जो परिवार है वह क्षत्रिय है। हो सकता है वो राजपूत हो सकता है भूमिहार हो, स्पष्ट नहीं है कि वह किस जाति का है, लेकिन क्षत्रिय है तो इन्हीं दोनों जातियों में से कोई होना चाहिए। तो पारिवारिक संवेदना की कहानी है। जाति सवर्ण है, लेकिन वहां कोई अत्याचार अन्याय जैसी कोई चीज नहीं है। उसका जो मुख्य स्वर है वह है मानवीय संवेदना। इसी तरह से नमक का दारोगा, इसमें भी दो जातियों के लोग हैं। एक तो मुंशी बंशीधर हैं जो कायस्थ हैं, और दूसरी तरफ पंडित आलोपी दीन हैं जो ब्राह्मण हैं। अब यहां मामला व्यक्तिगत ईमानदारी और बेईमानी का है। बंशीधर के पिताजी रिश्वत को अच्छा मानते हैं, तो बंशीधर बहुत ईमानदार व्यक्ति। प्रेमचंद जातियों के नाम जब लेते हैं तो जरूरी नहीं कि जातियों से जुड़े हुए सामाजिक प्रश्नों को हर जगह वे उठा रहे हैं। जैसे नमक का दारोगा में कोई सामाजिक प्रश्न नहीं उठाया गया है, लेकिन जातियों का विवरण है। क्यों है? क्योंकि गांव में रहने वाले की पहली पहचान यही होती है कि वह किस जाति का है। लेकिन हमारी हिंदी आलोचना इस पर बात नहीं करती है। गांव पर खूब बात करती है, लेकिन जाति के सवाल पर विचार करने के लिए कोई सैद्धांतिकी आज तक खड़ी नहीं हो सकी। लेकिन रचनाकार जानता है कि इसके बिना हम अगर समाज के लिए कुछ कहना चाहते हैं, समाज की कहानियां रचना चाहते हैं, तो हम लोग नहीं रच सकते हैं। यह भी ख्याल करना चाहिए कि प्रेमचंद पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो प्रेमचंद की कहानियां लगभग 100 साल पहले के समाज के बारे में लिखी गई कहानियां हैं। लगभग उनके जो वातावरण है वो लगभग 100 साल पहले के वातावरण है। दलित विमर्श ने इस बात को तो उजागर किया कि दलित जातियों के उत्पीड़न के पीछे सवर्ण जातियों के लोग हैं। इस पर ज्यादा बात हुई, लेकिन प्रेमचंद के साहित्य में यह भी पता चलता है कि ये जो वर्चस्व की कामना अगड़ी जातियों में है, उसका शिकार पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं। मैंने पहले ही कहा कि जितने भी किसान हैं वे सब पिछड़ी जातियों के हैं प्रेमचंद के साहित्य में, और इन किसानों के उत्पीड़न के बारे में हम सब लोग जानते हैं। आप गौर कीजिए कि कौन लोग हैं जो किसानों को तबाह कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर का अपवाद भी है, लेकिन ज्यादातर ऊंची जातियों के लोग हैं जो किसानों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी कोई कहानी प्रेमचंद की आपको नहीं मिलेगी
जहां किसान के रूप में उन्होंने किसी अगड़ी जाति तो छोड़िए, किसी दलित जाति के व्यक्ति को भी दिखाया। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि जाति विन्यास की गहरी समझ प्रेमचंद के साहित्य में मौजूद है। वे जानते थे कि किसान होने की जो चेतना है, अपने जीवन को किसान बने रहने के लिए होम कर देने की जो चेतना है, महतो बने रहने की जो चेतना है होरी के पीछे, होरी के मन में, वह पिछड़ी जातियों के किसानों के भीतर ज्यादा मात्रा में थी। ऊंची जातियों के लोग कृषि पर आश्रित थे, लेकिन वे जमीन के मालिक थे। वे मेहनत कश किसान नहीं थे, होरी की तरह के किसान। खेती बाड़ी की चीजें जानते थे वे, लेकिन मजदूर रखकर खेती करवाते थे। खेती बाड़ी उनके लिए आय का स्रोत हुआ करती थी। वे मेहनत करके उत्पादन करने के साधन के रूप में जैसे खेती होती है, उस तरह की खेती उनकी नहीं होती थी। वे खेतों में जाके काम नहीं करते थे। वे लोग न खेत जोतते थे, न फसल लगाते थे, न फसल काटते थे, लेकिन मालिक थे वही लोग। पूरी कृषि व्यवस्था में मालिकाना हक उन्हीं लोगों का था, इसीलिए निर्णय उनके होते थे। क्या संतुलन बना के रखना है, इस पर उनका नियंत्रण होता था। प्रेमचंद इन सब बातों को अपनी रचनाओं में दिखा रहे हैं। अब जैसे देखिए, मैं उदाहरण दूं, पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न की कहानियां प्रेमचंद ने जो लिखी किसान जीवन के माध्यम से, जरा उसकी जाति विन्यास पर गौर कीजिए। बलिदान नाम की एक कहानी है, उसमें हरखू नाम का कुर्मी है और उसका बेटा गिरधारी है, जो कुर्मी जाति के हैं ये लोग। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है, किसान जिंदगी। और बर्बाद करने वाले सूत्र के रूप में वहां एक पात्र है जिसका नाम है लाला ओंकारनाथ। सवा सेर गेहूं सबकी पढ़ी हुई कहानी है। उसमें भी शंकर नाम का एक पात्र है जो कुर्मी है। उसकी अगली पीढ़ी तक को बर्बाद कर देने वाला जो पात्र है वह एक विप्र महाराज है। बाबा जी का भोग नाम की कहानी है, उसमें रामधन अहीर है। बहुत गरीब है रामधन अहीर, लेकिन इतने गरीब होने के बावजूद उसमें जो एक साधु है वह उससे घी मंगवाता है खाने के लिए। जरा भी उसमें मानवता नहीं है कि ये गरीब आदमी कहां से घी ला के देगा, लेकिन मंगवाता है। इस तरह की कहानियों को जब पढ़िए और जाति के विन्यास का ख्याल कीजिए तो आपको यही लगेगा कि प्रेमचंद एक संदेश बहुत साफ दे रहे हैं कि किसानों को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका एक जमाने में अगड़ी जातियों की रही है। मैं बार बार कहूंगा कि आप समाजशास्त्रीय सच के रूप में इन बातों को नहीं भी ले सकते हैं। जब हम समाज के दूसरे आंकड़ों को अपने सामने इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है कि इसके विपरीत भी बहुत सी बातें हमें मिल जाएं। हम लोग तो प्रेमचंद के लिखावट के भीतर से बात कर रहे हैं। प्रेमचंद ने जो लिखा है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। हो सकता है गलत लिखा हो, लेकिन आज तक तो हम यही मानते आए हैं कि प्रेमचंद से बड़ा किसान जीवन का रचनाकार कोई नहीं है। तो आज तक हम सच मानते आए हैं, तो जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं इसे भी सच मानना चाहिए। एक बात और कि यह बात हिंदी आलोचना में जोर दे करके कही, रामविलास जी ने भी यह बात कही है कि किसान अंधविश्वास में डूबा हुआ होता है। वह धर्म से डरता है, धर्म भीरु होता है, इसीलिए शोषित होता है। अंधविश्वास और धर्म भीरुता, इस पर बहुत जोर दिया गया है।
अगर हम लोग देखें कि अंधविश्वास और धर्म भीरुता के स्रोत कौन है प्रेमचंद की कहानियों में, अगर हम जाति आधारित विन्यास पर बात करें कि इन बातों को फैलाने वाले और नियंत्रित करने वाले कौन लोग, जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारे समाज को ये चीजें दी हैं, मतलब अंधविश्वास और धर्म भीरुता। प्रेमचंद की कहानियों के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो पाएंगे कि इन दोनों चीजों को फैलाने में बड़ी भूमिका अगड़ी जातियों की ही रही है। दूसरी जातियों ने भी फैलाया है, लेकिन उतना नहीं फैलाया है प्रभावी तरीके से जितना अगड़ी जातियों ने फैलाया है। धार्मिक पाखंड के सहारे भी ये अगड़ी जातियां अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए प्रयासरत रही हैं। प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद के उपन्यास इस बात को बताते हैं। असीमित धन इकट्ठा करना धार्मिक पाखंड के सहारे और उन श्रमजीवी मेहनतकश लोगों की कमाई को छीनना। एक उदाहरण मैं दूंगा, नेउर नाम की कहानी है। एक नेउर एक पात्र है जो बाबा जी के फेरे में पड़ता है। एक बाबा जी हैं और गांव का एक निवासी है नेउर। अब बाबा जी के जो हाव भाव हैं वे ब्राह्मणों की तरह के हैं। प्रेमचंद ने साफ साफ बताया नहीं है कि वे किस जाति के हैं या नेउर किस जाति का है, लेकिन आप पढ़िएगा कहानी तो आपको लगेगा कि बाबा जी के हाव भाव, भाषा, बोलचाल, विन्यास वो प्रेमचंद के दूसरे ब्राह्मण पात्रों से मिलते जुलते हैं। कई कहानियां हैं जिनमें जाति का जिक्र नहीं है, जैसे पूस की रात। पूस की रात में जो हल्कू है उसकी जाति नहीं बताई है कहीं प्रेमचंद ने उस कहानी में, पूरी कहानी में नहीं बताई है, लेकिन जो उसकी हालत है, जिस तरीके का वो किसान है, अगर प्रेमचंद के दूसरे किसान पात्रों से तुलना करें तो समझ में आ जाएगा कि वो कोयरी, कुर्मी इस तरह की किसी जाति का, पशुपालक जाति या कृषि से जुड़ा हुआ किसान जाति का कोई पात्र है। तो नेउर की भी जाति साफ नहीं है, लेकिन बाबा जी जब उसे अपने कब्जे, अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, अपनी गिरफ्त में, वो क्या करता है कि चांदी के सिक्के और गहने इकट्ठा करके बाबा जी को देता है, उनके चक्कर में पड़ करके, और बाबा रातों रात भाग जाते हैं। मतलब एक ब्राह्मण पात्र एक पिछड़ी जाति के पात्र का धन लेकर धार्मिक पाखंड के सहारे गायब हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, प्रेमचंद इसका विस्तार दिखाते हैं कि ऐसी स्थिति में चूंकि नेउर अपनी पत्नी के गहने ले चुका था और गांव के लोगों से चांदी के कुछ सिक्के ले चुका था, अब उसका गांव में टिके रहना मुश्किल था, तो वह भी भाग जाता है, लेकिन मजबूरी में भागता है और चला जाता है झांसी जिले में, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक गांव है नदी के किनारे, वहीं चला जाता है और वह खुद भी बाबा बन जाता है और वह भी वैसे ही करने की कोशिश करता है जैसे बाबा जी किया करते थे। कोशिश करता है, पाखंड रचने की कोशिश करता है और थोड़ा बहुत बेवकूफ भी बनाता है लोगों को, कुछ लेता है उनसे। लेकिन यही देखिए प्रेमचंद एक नई बात दिखाते हैं कि एक कोई धनी लड़की है, युवती है जो बहुत दुखियारी है, बहुत दुखियारी है। वह बाबा के पास, मतलब नेउर के पास आती है और कहती है कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। तो नेउर धन की बात करता है और उससे धन मंगवा लेता है सब। लेकिन जब धन को लेकर भागने की स्थिति आई कि अब निकला जा सकता है उससे पूरा धन लेकर के, तो नेउर की नैतिकता उसे धिक्कारती है। देखिए प्रेमचंद यहाँ पलट जाते हैं, उसे भागते हुए नहीं दिखाते, उसके भीतर
एक नैतिक सवाल को जन्म लेते हुए दिखाते हैं। बाबा जी के मन में कोई नैतिक सवाल नहीं आया था, क्योंकि उनका वह पेशा प्रेमचंद दिखाते हैं। नेहरू का यह पेशा नहीं था, वह एक परिस्थिति में पढ़कर यहां पहुंचा था। प्रेमचंद इन बातों से संकेतित यही करना चाहते हैं कि धार्मिक पाखंड पिछड़ी जातियों में है जरूर। नेहरू जिस तरह बदलता है तो इस तरह के और लोग भी बदले होंगे, लेकिन असीमित धन कमाना और वर्चस्व कायम करना, यह प्रवृत्ति जितनी अगड़ी जातियों में रही, पिछड़ी जातियों में यह प्रवृत्ति उतनी दिखाई नहीं पड़ती है। एक और कहानी है मुक्ति मार्ग, बहुत लोगों की पढ़ी हुई कहानी है। इसमें झिंगूर महतो है जो किसान है, और बुद्धू गडेरिया है जो पशुपालक है। एक गडेरिया है और एक कोयरी कुर्मी कुछ होगा, या एक और कोई जाति है उसकी बताया है उन्होंने। दोनों पिछड़ी जातियों से ही, खाते पीते घर के हैं, ठीक ठाक है स्थिति, लेकिन मामूली बातों के लिए ये लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, पाखंड रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने में सफल हो जाते हैं। झिंगूर की किसानी खत्म हो गई, मजदूर बन गया, और बुद्धू के सारे पालतू पशु समाप्त हो गए और वह भी मजदूर बन गया। दोनों फिर एक ही जगह मजदूरी करते हैं और रात में खाना बनाते हैं, खाते हैं, और रात में दोनों बात करते हैं। वह बात बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, और बताते हैं दोनों कि मैंने तुम्हें बर्बाद किया, वो कहता है कि मैंने तुम्हें बर्बाद किया। परस्पर द्वेष से कितना खराब परिणाम निकल सकता है, इसकी यह कहानी तो है ही। इस रूप में यह कहानी पढ़ी जाती रही है कि परस्पर द्वेष से हम बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें कि जाति का विन्यास और क्या है उसमें, तो हम देखते हैं कि इन दोनों पात्रों के बीच में जाति को लेकर कोई टकराव तो नहीं है, लेकिन जब झिंगूर षड्यंत्र रचता है बुद्धू के खिलाफ, तो कैसा षड्यंत्र रचता है? वह षड्यंत्र रचता है कि इसने गो हत्या की है। झूठा मामला, गो हत्या का झूठा मामला। 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं और गो हत्या के मामले किस तरह के होते हैं हम लोग समझ सकते हैं। गो हत्या के झूठे मामले में फंसाता है और इसमें मौका मिलता है गांव के कुछ ब्राह्मणों को, और वे बुद्धू से धर्म के नाम पर इतनी राशि दंड के रूप में वसूल लेते हैं कि बुद्धू अंततः निर्धन होकर मजदूर बन जाता है। तो देखिए, पिछड़ी जातियों के दो लोग लड़ रहे हैं और धार्मिक पाखंड बीच में आता है और सारा लाभ ब्राह्मण ले जाते हैं। बहुत सारी परतें हैं प्रेमचंद की कहानियों में। परतों को खोलिए, गौर कीजिए, तो उन कुचक्रों को आप ठीक से समझ पाएंगे जो जिनके सूत्रधार ज्यादातर बार अगड़ी जातियों के लोग हैं। अब हिंदी आलोचना में शोषितों की बात तो की गई है। पूरी मार्क्सवादी आलोचना गांव में हो रहे शोषण के बारे में बात करती है। सामंतवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इन सब की बात करते हुए वह गांव में हो रहे उत्पीड़न की बात करती है। लेकिन शोषकों और शोषितों की पहचान वह जाति के आधार पर नहीं करना चाहती है। मैंने पहले भी कहा कि इसके खतरे हैं। आलोचना खतरों से खेलती है, खेलना चाहिए उसे। प्रेमचंद खेलते हैं, हिंदी आलोचना नहीं खेलती है उस खतरे से।
प्रेमचंद ने इस खेल के कारण बहुत सारा मूल्य भी चुकाया था, मुकदमों में फंसे थे, लेकिन उन्हें समाज का जो सच नजर आ रहा था उस सच को वो कह रहे थे। तो शोषकों की एक पहचान यह भी हो सकती है कि वे किन जातियों से आते हैं। शोषितों की पहचान हो सकती है कि वे किन जातियों से आते हैं। इसका क्या फायदा है? इससे समाज में जहर फैलेगा, ऐसा कहा जा सकता है कि इससे समाज में जहर फैलेगा। लेकिन एक बात और है हम लोगों के अनुभव में कि जिस वजह से समस्या है उसी वजह को आधार बनाकर समस्या का समाधान निकाला जाता है। अगर शोषण का आधार जाति है तो शोषण से मुक्ति का एक आधार जाति को बनाया जाना चाहिए। अगर हम शोषण से मुक्ति की परियोजना बनाएं और जाति के सवाल को छोड़ दें तो निश्चित रूप से वह परियोजना उतनी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जहां जाति अपना काम कर रही है उसका समाधान नहीं निकल पाएगा, बाकी चीजों का निकलेगा, उसका नहीं निकल पाएगा। देखिए, इन सवालों पर जो थोड़ा बहुत काम दलित विमर्श ने किया, वहां एक छोटी सी गलती हुई है। गलती यह हुई है कि डॉक्टर धर्मवीर ने इन सवालों को उठाया कि दलित जातियों की स्थिति को लेकर प्रेमचंद ने जो लिखा है ठीक नहीं लिखा है। लेकिन एक बात वहां यह होती है कि डॉक्टर धर्मवीर अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजें जोड़ते हैं और प्रेमचंद के लिखे हुए दायरे का उल्लंघन भी करते हैं। जैसे वो बताते हैं कि कफन कहानी में बुधिया के पेट में ठाकुर का गर्भ पल रहा था। अब यह बात प्रेमचंद की कहानी में कहीं नहीं है, लेकिन एक उन्होंने सामाजिक सिद्धांत बनाया था कि जार कर्म एक समस्या है और उसके दायरे में वे उस प्रश्न को वहां अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। मेरा आग्रह है कि प्रेमचंद ने जितना कुछ लिखा है अपनी रचनाओं में उस दायरे में हम बात करें तो हमारी बात ज्यादा भरोसे के लायक होगी, और अगर उसमें हम अपनी तरफ से ढेर सारी चीजें जोड़ने लगेंगे तो गलती होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग उन किसान परिवारों को थोड़ा जानते हैं जो पिछड़ी जातियों से बने हुए किसान परिवार हैं, तो आपके निष्कर्ष मार्क्सवादी आलोचना के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से अलग हो सकते हैं। यहां भी फिर मैं कहूं कि उस जाति विन्यास को समझना जरूरी है। एक उदाहरण मैं रखना चाहूंगा कि पहली बात यह कि प्रेमचंद अपनी रचनाओं में अगर सबसे ज्यादा किसी का सम्मान करते हैं तो वे किसानों का सम्मान करते हैं। उनकी उन रचनाओं को देखिए जिनमें किसान की समस्याओं पर बात की गई है, तो आप देखेंगे कि बाकी लोग प्रेमचंद के व्यंग्य के पात्र हैं, लेकिन किसान के प्रति उनकी गहरी संवेदना है, बहुत सम्मान करते। बात चाहे वो जो लिखें, लेकिन अंततः उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट है किसानों के लिए। लेकिन अलग्योझा कहानी पर जब रामविलास शर्मा बात करते हैं तो रामविलास जी ने प्रेमचंद और उनका युग नाम की अपनी किताब में इस कहानी को किसान परिवार के बंटवारे की कहानी के रूप में देखा है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस कहानी को एक बार फिर से देखिएगा। देखा है, अगर याद है तो मेरी बात गौर करेंगे, हो सकता है मेरी बात आपको ठीक लगे।
कि इस कहानी को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसके पात्र परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। भोला महतो से लेकर रघु, केदार और अंततः पन्ना और मुलिया भी, मतलब पुरुष भी और स्त्री भी, और क्रम से एकदम ये सब लोग तमाम परेशानियों को झेलते हुए, आपस के भी मनमुटावों को झेलते हुए कोशिश करते हैं कि परिवार की एकता बनी रहे। यहां तक कि ये लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल न करके परिवार की एकता को बनाए रखने की कोशिश करते। यह कहानी वस्तुतः उस पिछड़ी जाति से बने हुए किसान परिवार के भीतर की पारिवारिक संवेदना की कहानी है। यह योजना नाम भले है इसका, लेकिन यह परिवार की एकता के लिए किसान किस किस तरह की तकलीफ उठाता है, इसकी कहानी है। यह हम लोग तभी समझ पाएंगे जब उसके प्रति प्रेमचंद के रिस्पेक्ट वाले पक्ष को हम लोग देख पाएंगे कि कितना सम्मान है। नहीं तो हम लोग अभावग्रस्त समाज को प्रायः दुखी समझ करके बात करते हैं, खाली दुख है उनके पास, कोई ऊंचा मानवीय मूल्य या नैतिकता बोध उनके पास महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी असली समस्या गरीबी है, दुख है, ये सब हम लोग समझते हैं। लेकिन नहीं, प्रेमचंद जान रहे थे कि जीवन की तमाम आर्थिक दशाओं में मनुष्यता के पक्ष होते हैं। तो आलोचना की तुलना में प्रेमचंद का साहित्य ज्यादा बारीक है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे पूस की रात में भी हल्कू ठंड तो झेलना चाहता है, लेकिन महाजन सहना के ताने को सुनना नहीं चाहता। कष्ट उठाएंगे लेकिन इज्जत से रहेंगे। इसीलिए मर्जात की समस्या किसान की समस्या रही है। प्रेमचंद ने इसे मुख्य विषय बनाया है। आपके यहाँ एक व्याख्यान भी हो चुका है मर्जात के सवाल पर। अब देखिए, यह प्रेमचंद जैसा लेखक ही समझ सकता था कि बलिदान कहानी है, उसमें गिरधारी किसान है और बैलों को बेचना पड़ता है। जब वो बेच रहा है तो रो रहा है बैल के कंधे पर सर रख करके, और उसकी पत्नी सुभागी दालान में पड़ी हुई रो रही है, और उसका छोटा लड़का है मंगल, नहीं छोटा लड़का है जो बैल खरीद कर ले जाने वाले मंगल सिंह को छड़ी से मार रहा है। एक विराट मानवीय व्यक्तित्व प्रेमचंद ने किसान का गढ़ा है, बैल के साथ उसकी आत्मीयता। ऐसी आत्मीयता उन्होंने दूसरों की नहीं दिखाई है, क्योंकि किसानी में जिस तरह से घुस करके पिछड़ी जातियों ने अपना जीवन व्यतीत किया है, उसके सुख दुख को जितना उठाया है वो दूसरे लोगों ने नहीं उठाया है। प्रेमचंद का साहित्य इसकी गवाही है। मैं केवल वहीं से बात कर रहा हूं, मैं दूसरी जगह से बात नहीं कर रहा। आप इसके विपरीत व्यवहारिक उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने जो लिखा है मेरा आधार केवल वही है। मेरा समय होने वाला है, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा, 2-4-5 मिनट और। प्रेमचंद एक और काम करते हैं कबीर की तरह ही। जैसे कबीर की कविताओं में जो जाति के सवाल हैं, तो वे किसी जाति के पक्ष से बात नहीं करते। जैसे दलित विमर्श दलित जातियों के पक्ष से बात करता है। ये विमर्श का दौर है। विमर्श में यही करना ही होता है कि हम अपने पक्ष की बात करते हैं। उसका यही पैटर्न है, स्त्री विमर्श हो या दलित विमर्श हो। लेकिन जैसे कबीर किसी जाति के पक्ष से बात नहीं करते हैं, प्रेमचंद भी किसी जाति के पक्ष से बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे कायस्थ थे तो कायस्थ जाति का महिमा मंडन करते हैं। आप गबन उपन्यास पढ़ लीजिए, पढ़ा ही है आपने, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए कि पढ़ लीजिए, पढ़ा होगा आपने। तो गबन उपन्यास में कायस्थ जाति की ही पूरी कथा है, और उन्होंने दिखाया है कि परमानंद श्रीवास्तव ने
उसकी भूमिका एक लिखी थी एक संस्करण की, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि प्रेमचंद अपनी जाति के भीतर जो पाखंड था, दिखावापन था, उन सबको उन्होंने दिखाया है गबन में, कि कैसे वो जो उसका रमाकांत ही शायद नाम है उसका, तो वो कैसे किस तरह से वो दिखावेपन को पसंद करता है। प्रेमचंद ने यह भी दिखाया है कि पिछड़ी जातियों ने भी दलित जातियों को बहुत सताया है, इसे परहेज नहीं करते हैं। जब जाति व्यवस्था पर बात कीजिए तो किसी की तरफ से बात मत कीजिए, उस पूरी व्यवस्था को समझने का जिगरा रखना चाहिए हमें, और उस पर बात करने की तबीयत बनानी चाहिए। अब जैसे मुक्ति मार्ग कहानी में ही झिंगुर महतो कहता है कि मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है। अब देखिए, झिंगुर पिछड़ी जाति का है और अपने को दलित जाति से श्रेष्ठ समझ करके ऐसी टिप्पणी कर रहा है, चूहड़ चमार समझ लिया है, मतलब उसके दिमाग में यह बात है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं। तो दलित विरोधी मानसिकता को प्रेमचंद कहीं कहीं रेखांकित करते हैं कि यह परेशानी, यह जो समस्या है पिछड़ी जातियों के भीतर भी है। एक और पक्ष कि स्त्री शोषण पर एक छोटी सी टिप्पणी करके अपनी बात मैं अब पूरी करना चाहूंगा कि घास वाली कहानी हम सबकी पढ़ी हुई कहानी है, उसमें एक दलित लड़की है मुलिया और एक क्षत्रिय है चैन सिंह। अब क्षत्रिय जाति, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा दलित जाति की महिलाओं के साथ किए गए व्यभिचार, दुर्व्यवहार, बलात्कार, ये सब हम लोग जानते हैं। यह कहानी बहुत सारे संकेत भी करती है। एक बार जब वो जबरदस्ती कुछ करना चाहता है तो वह कहती है, उसका एक संवाद है कि जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो। छत्रानी, खतरानी, तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है, फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। मतलब तुम जिस तरह से मेरे पास आके नौटंकी कर रहे हो, और तुम्हारी मंशा क्या है मैं जानती हूं, यही नौटंकी जाकर अपनी ही बिरादरी की किसी महिला के सामने करके देखो, फिर तुम्हारा यह सर तुम्हारी गर्दन पर नहीं रहेगा। क्या करना चाहते हैं प्रेमचंद? स्त्री के शोषण में भी उसकी जाति अपनी भूमिका अदा करती रहती है। बता रहे हैं कि क्षत्रिय स्त्री के साथ यह व्यवहार उतनी आसानी से नहीं हो सकता है जितनी आसानी से एक दलित स्त्री के साथ हो जाया करता है। ऊंची जाति की स्त्रियों के भी शोषण की कहानियां हैं, लेकिन ये उन्हीं की अपनी जाति के लोगों के द्वारा की जाने वाली कहानियां होंगी, या उनसे भी थोड़ी ऊंची जाति या उनके आसपास की जाति के लोगों के द्वारा की जाने वाली कहानियां होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत लंबे गैप वाली जाति का व्यक्ति, पुरुष, उस ऊंची जाति की स्त्री का शोषण कर सके। ऐसी कोई कहानी प्रेमचंद के यहाँ नहीं मिलती है। दलित स्त्री पुरुषवाद का भी शिकार है और जातिवाद का भी शिकार है। इस बात को प्रेमचंद उठा रहे हैं। वे दलित स्त्री और गैर दलित स्त्री, उन दोनों के फर्क को अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग जाति के प्रश्न को झुठलाते हैं, वो कहते हैं बार बार कि स्त्री तो स्त्री होती है, जाति का सवाल, जेंडर का सवाल नहीं बन सकता है, सारी स्त्रियां बराबर हैं, सभी स्त्रियों का जीवन आग का दरिया है। लेकिन प्रेमचंद इस भुलावे में नहीं है। प्रेमचंद का कथा साहित्य बताता है कि स्त्री की जाति से उस पर होने वाले जुल्म का रिश्ता होता है। उन्होंने ऐसी एक भी रचना कहीं नहीं लिखी कि ऊंची जाति की स्त्री हो और उसके साथ सरेआम किसी गैर सवर्ण पुरुष ने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की हो। ऐसी कोई कहानी नहीं, क्योंकि यह वो रच नहीं सकते थे। एक और मान्यता है कि
दलित जातियों की दुर्दशा उनकी अपनी बुराइयों के कारण, अगर वो अपनी बुराइयों को छोड़ दें तो प्रगति कर सकते हैं। जैसे वो मांस खाते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, कर्मभूमि में है, वे शराब पीते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें उनके बारे में कही गई कि उनकी खराब हालत की वजह दूसरे लोग नहीं है, वो स्वयं है। प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र, दो कहानियां हैं मंत्र नाम की। तो एक चड्ढा वाली है, उसको छोड़ दीजिए। जो दूसरी वाली है उसमें पंडित लीलाधर चौबे हैं और एक दलित है जो चौधरी के नाम से, उसमें दोनों की बहस हो रही है। तो उस बहस में दिखाया गया है कि अगर मांस मदिरा छोड़ दें तो समाधान हो। तो चौधरी कहता है कि मांस मदिरा तो कुलीन ब्राह्मण भी खाते हैं, और यही नहीं, चौधरी अपने अनुभव से बताता है कि जो अंग्रेज गो मांस खाते हैं उसकी जूतियां चाटते हैं ब्राह्मण लोग, भारतीय लोग। यह संवाद है, एक डायलॉग है। चौधरी कहता है कि नहीं, ये सब बात नहीं है, आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है, और वही नीच है जो निर्बल है। प्रेमचंद एक रास्ता दिखा रहे हैं कि बलवान बनो, बलवान बनो तो बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा। जाति के कारण अगर तुम कमजोर हो तो जाति के कारण मजबूत होने की जरूरत है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी समस्या का बहुत कुछ समाधान निकल जाएगा। एक एक्सपीरियंस तो हम लोग इससे जोड़ ही सकते हैं कि प्रेमचंद के इस तरह के लिखने के बाद, बहुत बाद, दलित राजनीति खड़ी हुई, आरक्षण आए, और हम लोग जानते हैं कि आरक्षण के कारण दलितों के जीवन में सुधार भी हुआ, और कई योजनाएं थी जिनके कारण सुधार हुआ। जब वे सबल हुए, बलवान हुए, तो उनके साथ गैर दलित खाना खा रहे हैं और गैर दलित उनसे शादियां भी कर रहे हैं। तो प्रेमचंद सूत्र छोड़ रहे हैं कि आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है, वही नीच है जो निर्बल है। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद केवल जाति का विश्लेषण करके छोड़ रहे थे, प्रतिकार का भी रास्ता वो दिखा रहे थे। हालांकि यह रास्ता हो सकता है कि प्रेमचंद ने अपनी कल्पना से बनाया हो, लेकिन कहीं कहीं पढ़कर बहुत स्वाभाविक भी लगता है। अब जैसे घास वाली की मूलिया प्रतिकार करती है, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, सदगति कहानी में भी एक बहुत भयंकर प्रतिकार दिखाई पड़ता है कि जब मर जाता है दुखी चमार तो उसकी जाति के लोग प्रतिरोध करते हैं और उसकी लाश को नहीं हटाते हैं, पंडित घासीराम के घर के सामने ही छोड़ देते हैं। एक अद्भुत दृश्य रचा है प्रेमचंद ने कि जब बहुत अंधेरा ही है, अभी सुबह ठीक से नहीं हुई है, पंडित जी दुखी चमार की लाश को एक रस्सी से उसके पैर में फंसा देते हैं और खींच करके गांव के बाहर ले जाकर खेत में पहुंचा देते हैं। भारत की जाति व्यवस्था में यह एक अद्भुत दृश्य ही कहेंगे इसे हम लोग, कि एक ब्राह्मण एक दलित की लाश को ले जा रहा है। वह बताना चाहते हैं प्रेमचंद की जाति आधारित श्रेष्ठता और जाति आधारित निकृष्टता, ये सारे पैमाने झूठे हैं, अस्वाभाविक हैं। जातिवादी दंश के दो ही जवाब हो सकते हैं कि आप अपने को बलवान बनाइए और दूसरा काम कीजिए कि प्रतिरोध पैदा कीजिए। इन दो रास्तों से ही इन सवालों के जवाब हो सकते हैं। प्रेमचंद महाजनी सभ्यता के भी गहरे जानकार थे और वे जानते थे कि एक समय आएगा जब जाति व्यवस्था में महाजनी सभ्यता थोड़ा हस्तक्षेप करेगी और फिर कुछ बदलाव आने की गुंजाइश होगी।
शोषण के ये तरीके भी थोड़े बदलेंगे। जैसे गोदान में पंडित दाता दिन और ठाकुर झिंगुरी सिंह, ये तो महाजनी करते ही हैं, एक ब्राह्मण है एक ठाकुर, लेकिन उसमें दुलारी सहुआइन भी महाजनी करती है। और दुलारी सहुआइन तेली है, पिछड़ी जाति की, बनिया जाति की एक महिला है। यहां तक कि गोबर जब कुछ कमा लेता है पैसा, वह भी महाजन बनना चाहता है और सूद पर पैसा देना चाहता है, देता भी है। तो थोड़ा परिवर्तन जो आ रहा था गांव में, जाति विन्यास थोड़ा ढीला पड़ रहा था, प्रेमचंद उसकी तरफ भी कुछ संकेत छोड़ते हैं। एक और बात, अब अंतिम बात है कि सांप्रदायिकता की समस्या इस देश की एक बड़ी समस्या रही है और सांप्रदायिकता का रिश्ता धर्म से जोड़कर देखा जाता है, खास करके हिंदू समाज और मुसलमानों का समाज। इन दो समाजों के रिश्ते को लेकर भारत में सांप्रदायिकता के सवाल आज तक बनते बिगड़ते रहे हैं। प्रेमचंद उसी मंत्र कहानी में इस समस्या के बारे में कुछ कहते हैं और सांप्रदायिकता के सवाल को जाति के सवाल से जोड़कर वे बात करते हैं। उसमें जो पंडित लीलाधर चौबे हैं वो धुआंधार भाषण देते हैं और आज आप सुनिए उनके भाषण को, उसमें पढ़िए तो आज भी जो भाषण चलते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद या दूसरे जो इस तरह के संगठन हैं जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं, आप उनके भाषणों को सुनिए जिसमें थोड़ी राजनीतिक आकांक्षा हो, तो आपको वो भाषण का मैटर मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा। बहुत परिवर्तन नहीं लगेगा, आपको लगेगा मिलता जुलता वैसा ही उसी ढंग की बात पंडित लीलाधर चौबे के मुंह से प्रेमचंद कहलवा रहे थे। और जब बूढ़ा चौधरी जो दलित है वो उनको एक बार बचाता है, उनकी जान बचाता है, इसीलिए थोड़ी बातचीत की गुंजाइश वहां है। तो जब पंडित जी उससे धर्म के आधार पर बात करते हैं तो चौधरी जाति के आधार पर सवाल पूछता है और आप देखेंगे कि प्रेमचंद पंडित जी को निरुत्तर कर देते हैं। धर्म के सवाल को जाति के सवाल काट डालते हैं और मालूम पड़ने लगता है कि धर्म के आधार पर जो विश्लेषण है वह समाज के धरातल पर गलत मालूम पड़ता है और जाति के सवाल समाज के धरातल पर सही मालूम पड़ते हैं। यह प्रेमचंद का कमाल है कि सांप्रदायिकता तभी बढ़ती है जब जाति के सवाल गौण हो जाते हैं। मतलब समाज का जाति आधारित सच जब समाप्त हो जाता है तो सांप्रदायिकता को बहुत हवा मिलती है। एक और बात कि धर्मांतरण भी प्रेमचंद के जमाने में एक समस्या के रूप में है, एक उपाय के रूप में भी और एक समस्या के रूप में भी। प्रेमचंद इस चीज को बहुत पसंद नहीं करते। उन्होंने दिखाया है कि उसी कहानी में कि तबलीग के कुछ कट्टर मुसलमान भी उसमें आते हैं, बहुत ज्यादा देर तक के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए आते हैं और वे लोग जाहिर सी बात है कि इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और चौबे जी हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। टकराव की स्थिति है, चौबे जी की हत्या की कोशिश वे लोग करते हैं, तबलीग के लोग, तबलीग के कट्टर मुसलमान, यही टर्म है वहां पर। यह कहानी पर्दाफाश करती है कि धर्मांतरण वास्तव में सांप्रदायिक राजनीति है, उससे बचने की जरूरत है। ये दोनों इस काम को कर रहे हैं। धर्मांतरण मन से धर्म को स्वीकार करने की योजना नहीं है, वह वास्तव में सांप्रदायिकता की एक राजनीति के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में
प्रेमचंद ने दिखाया। बौद्ध धर्म नहीं है, यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात मैं कर रहा हूँ। बौद्धों के साथ सांप्रदायिकता का मामला भी जो अम्बेडकर ने किया था, तो वहां कोई सांप्रदायिकता का सवाल भी कभी खड़ा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी है। अंत में ये जरूर फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि किसी के प्रति घृणा फैलाना बहुत बड़ा अपराध है। जाति के सवाल पर बात करने का अर्थ घृणा फैलाना नहीं है। प्रेमचंद लंबे समय से अमर हैं, कृतिकार के रूप में आगे भी रहेंगे। और आपको मालूम होगा कि उनके जमाने में भी जो ओछी बुद्धि के लोग थे, वे उन्हें घृणा का प्रचारक कहते थे, उन पर आरोप लगाते थे। और आज भी जब जाति के विन्यास पर बात की जाती है तो घृणा जैसे शब्द को से जोड़ा जाता है। लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्रेमचंद हमारे ही रचनाकार नहीं हैं, हिंदी के, उर्दू के भी हैं और पूरी दुनिया के रचनाकार हैं। उनकी कही गई बातों को हल्के फुल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उनकी कही बातों को केवल राजनीति करने वालों के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। साहित्य राजनीति के आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो राजनीति के आगे बढ़कर के आप प्रेमचंद को देखें, यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अमृता जी से आग्रह करूंगा। अमृता मैम। जी सर। जी मैम। जी सर। सर का नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मुझे करीब 10 मिनट का मुझसे छूट गया है शुरू का, लेकिन फिर कोशिश करूंगी कि सर से रिकॉर्डिंग लेके मैं दोबारा सुनूं। और सर ने एक नई दृष्टि प्रेमचंद को समझने के लिए जो आज हमें दी, विशेष करके जातियों को 3 तरह से विभाजित करके, हम संपूर्ण साहित्य में यदि इस दृष्टि से एक बार आलोचना के स्तर पर यदि हम अपनी चिंतन को वहां ले जा करके उस फलक पे हम रुकें और कुछ समझने की कोशिश करें उस साहित्य से, तो निश्चित रूप से समाज में जो आज भी जाति के संदर्भ में जो विद्रूपता दिखाई दे रही है, जो वर्चस्व की बात है, आज भी मैं मानती हूँ कि प्रेमचंद ने भले ही साहित्य सर्वोच्च पूर्व लिखा था, हम 70 वर्ष आजाद हुए भी हमें हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो जाति का स्वरूप है, जो जातिवाद है, वो हम सबके बीच में खत्म नहीं हुआ है। और सर ने बहुत सारी कहानियों का जिक्र किया, मंत्र का, पूस की रात का, ल्योजह का, और इस तरह से विद्यार्थियों को निश्चित रूप से समझने में, विषय से जो उनका पाठ्यक्रम है उससे अलग प्रेमचंद विशेष पेपर है, उस संदर्भ में भी जो है वो नई दृष्टि मिलेगी, नया चिंतन मिलेगा। और मुझे लगता है कि हम सब बहुत लाभान्वित हुए होंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विशेष रूप से मैं आशुतोष सर धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसे सुधी विद्वान से हम सब लोगों का परिचय तो पुराना था, लेकिन उस परिचय को जीवंतता दी इस व्याख्यान के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा। सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार कि वो जुड़ने के बाद उन्होंने सुना, और मेरी उनसे ये आशा रहेगी कि वो इस दृष्टि से प्रेमचंद को जानने की, समझने की कोशिश करें। आलोचना के स्तर पर भविष्य में यदि वो कुछ काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो हमारा आज का व्याख्यान है वो सार्थक रहेगा हम सभी के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। शुक्रिया। शुक्रिया सर, मेरी ओर से, सबकी ओर से, हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद सर।